नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। आज रूस के कजान से ड्रोन अटैक की ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसने दुनिया को अमेरिका के इतिहास में हुए सबसे भीभत्स, जी हां, सबसे भीभत्स 9/11 हमले की याद दिलाई। यह हमला ठीक उसी तरह हुआ जिस तरह से अमेरिका में 9/11 का अटैक हुआ था। कजान शहर की हाई राइज इमारतों में ताबड़तोड़ 8 ड्रोन अटैक हुए। इनमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अलग अलग दिशाओं से आ रहे किलर ड्रोन हवा में ही इमारतों से टकरा गए। ड्रोन की बिल्डिंग से टकराने के बाद बड़ा धमाका हुआ। रूस ने इस हमले का आरोप सीधे सीधे यूक्रेन पर लगाया है। इस हमले के बाद पुतिन का गुस्सा भड़क गया। जो पुतिन कल युद्ध विराम की बातें कर रहे थे वो अब बदले की बातें करने लगे हैं। ऐसे में जाहिर है कि जंग की आग और भड़कने वाली है। एक तरफ फिर भीषण तबाही मचने वाली है, लेकिन इसके बीच रूस पर हुए हमले की चर्चा पूरे दुनिया में हो रही है। कजान शहर पर हुए हमले की चर्चा इसलिए भी क्योंकि इस साल 2024 में रूस के इस शहर में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था और इसी शहर में अब यूक्रेन ने तबाही मचा दी है। हालांकि अब सवाल है कि यूक्रेन के हमले के बाद पुतिन का क्या प्लान है। रूस यूक्रेन के जंग में अब आगे क्या होने वाला है और क्या ट्रंप भी इस युद्ध को नहीं रोक पाएंगे? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट। मॉस्को की कसम, कीव होगा भस्म। रूस में रोष, पुतिन लेंगे प्रतिशोध। वर्ल्ड वॉर 3 की माचिस, यूक्रेन पर होगी बारूदी बारिश। दुनिया 3 साल बाद ही सही जिस जंग के खत्म होने की उम्मीद जता रही थी, इन तस्वीरों ने उसके और भड़कने के सबूत दे दिए हैं। रूस यूक्रेन के बीच अब और मिसाइलें बरसेंगी। जमीन बारूद से और काली होगी। हवा में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बारूद की गंध होगी। 2 दिन पहले ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था वो यूक्रेन जंग को रोकने के लिए तैयार हैं। इसके लिए ट्रंप से बातचीत करने को भी रेडी हैं। पुतिन ने यह भी बताया था ट्रंप और उनके बीच 4 साल से ज्यादा वक्त से बातचीत नहीं हुई है, लेकिन अगर ट्रंप चाहें तो वो उनसे मिलने को तैयार हैं। लेकिन 2 दिन में कहानी पलट गई, तस्वीर बदल गई और उसकी वजह ये ड्रोन स्ट्राइक है जिसका आरोप यूक्रेन पर लग रहा है। रूस के कजान शहर में शनिवार सुबह अमेरिका के 9/11 जैसा हमला हुआ। यूक्रेन पर आरोप लग रहा है उसने कजान पर 8 ड्रोन अटैक किए। इनमें से 6 अटैक रिहायशी इमारतों पर हुए। कजान शहर रूस की राजधानी मॉस्को से 720 किलोमीटर दूर है। सोशल मीडिया पर हमले के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें कई ड्रोन इमारतों से टकराते साफ नजर आ रहे हैं। ये ड्रोन सीधा जाकर इमारतों से टकराते हैं और फिर बड़ा धमाका होता है, जिन्हें इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। इन हमलों के बाद कजान एयरपोर्ट को बंद कर दिया, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। किसी और हमले की आशंका के चलते एहतियात बरतते हुए आसपास की हाई राइज इमारतों को भी खाली करा दिया गया। कजान के मेयर ऑफिस ने जानकारी दी है ड्रोन हमले के कारण 3 जिलों सोवेत्स्की, क्रोव्स्की और प्रिवोल्स्की में घरों में आग लग गई। जिन इमारतों में ड्रोन हमले के कारण आग लगी वहां तुरंत ऑपरेशनल सेवाएं शुरू की गई। लोगों को सभी जरूरी मदद मुहैया कराई जा रही है। बिल्डिंग से निकाले गए लोगों को भोजन और रहने के लिए शेल्टर दिए जा रहे हैं। इस बीच ड्रोन हमले पर रूस के रक्षा मंत्रालय की प्रतिक्रिया भी आई है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने कजान शहर के ऊपरी एक यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट किया है। ये रिपोर्ट इंडिया न्यूज। अब इसी घटना को लेकर हम लोगों के बीच गए। चूंकि जिज्ञासा है इसलिए कुछ सवाल भी पूछे, लोगों ने उस पर अपनी राय दी है। पहला सवाल जो हमने पूछा वो पहला सवाल है कि रूस के कजान में 9/11 जैसा हमला हुआ है, कई इमारतों से ये ड्रोन टकराए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध कब खत्म होगा? 65 यानी कि 65% लोगों ने कहा यह अभी चलेगा। 19% लोगों ने कहा यह कभी खत्म नहीं होगा और 16% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, रूस यूक्रेन युद्ध में भारत को किस ओर होना चाहिए, किसके साथ होना चाहिए? 37% लोगों का कहना था कि रूस के साथ होना चाहिए।
7% लोगों का कहना था कि यूक्रेन के साथ होना चाहिए और 55% लोग तटस्थ की बात कर रहे थे, यानी कि एक जगह खड़ा होना चाहिए, ना इसके साथ ना उसके साथ, आप बीच में रहो। और 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया पर क्या असर डाला है? 32% लोगों ने कहा हथियारों की होड़ बढ़ी है, 30% लोगों ने कहा आर्थिक प्रभाव पड़ा है, 14% लोग परमाणु युद्ध के खतरे की बात कर रहे थे और 23% लोग दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई है ये जिक्र कर रहे थे। 1% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं। मैं चर्चा इस बात को लेकर करूंगा कि जो हुआ 9/11 जैसा हमला रूस पर हुआ, इसके मायने क्या है, असर क्या होगा, आखिर यूक्रेन ने ऐसा क्यों किया, जेलेंस्की का प्लान क्या है, और अब शपथ लेने से पहले ही क्या ट्रंप जो चाहते थे कि दोनों देशों के बीच तनाव कम हो, दोनों देश एक टेबल पर बैठकर इस पूरे मामले को निपटाएं, क्या उन उम्मीदों पर पानी फिर गया? क्या बाइडेन प्रशासन सफल हो चुका है? चर्चा करेंगे। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डीके पांडे डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा बख्शी साहब के पास। बख्शी साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं क्योंकि बड़ा गंभीर मसला है। ट्रंप शपथ लेने से पहले, कार्यभार संभालने से पहले इस बात के संकेत दे रहे थे कि मैं चाहता हूं कि साहब रशिया और यूक्रेन के बीच जो तनाव चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, यह खत्म होना चाहिए, अब एक नई सुबह निकलनी चाहिए। और जेलेंस्की ने भी कुछ इसी तरह के संकेत दिए। इसके साथ साथ पुतिन भी ये बोले कि भाई 4 साल से मेरी ट्रंप के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसा है तो मैं बात करने को तैयार हूं। लेकिन यूक्रेन ने अगर ये किया, आखिर सबसे बड़ी बात है कि 1300 किलोमीटर रूस के अंदर, रशिया के अंदर ये ड्रोन आ कैसे गए, ये हमला हो कैसे गया, ये बड़ा सवाल है। और क्या असर पड़ेगा, बख्शी साहब ये बता दें। थैंक यू मनोज भाई। ये जो हमला है आप देख रहे हैं, वाकई में ही आपको 9/11 की याद दिलाता है। पर अगर आप ध्यान से देखें, ये ड्रोन जो है वो नॉर्मल ड्रोन नजर नहीं आ रहा जी। ये ड्रोन है वो ओरिजिनल जो ड्रोन्स बनते थे, एक नॉर्मल फाइटर एयरक्राफ्ट को रिमोट कंट्रोल से फ्लाई किया जाता था। इसकी स्पीड ज्यादा थी और उसके बनावट, खैर मेरा एंगल देखने का डिफिकल्ट होगा तो बात हो सकती है, पर ये जो अटैक हुआ है, ये अटैक इसलिए हुआ है कि ये लड़ाई को खत्म नहीं करना चाहते। जब रिहायशी इलाकों पे जिस तरीके से ओस्मा बिन लादेन के लोगों ने अमेरिका में अटैक किया था, उस तरीके का ये अटैक दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है इस समय जो अटैकिंग पार्टी है और जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो नहीं चाहते इतनी जल्दी युद्ध खत्म हो। तो ट्रंप साहब जो भी सोच रहे हैं, जब तक वो सियासत में नहीं आते तब तक उनको ये देखना पड़ेगा। अब वो चाहे जो भी मर्जी स्टेटमेंट बनाए, पर एट द मोमेंट रियलिटी ये है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि जितने आर्म्स मैन्युफैक्चरर हैं, उनको कोई चीज की परवाह नहीं है, उनको अपना प्रॉफिट देखना है जी। और इस समय नेटो कंट्रीज और अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री और नेटो डिफेंस इंडस्ट्रीज में एक किस्म से संघर्ष चल रहा है, अब प्रॉफिट गेन करने का। ये बातें जो है ये ठीक नहीं लगती, क्योंकि चारों तरफ एक ह्यूमैनिटी को लेकर वातावरण बना हुआ है, पर बात असल में ये नहीं है। अलग बात ये है कि ये लड़ाई को जारी रखना चाहते हैं, तभी तीसरा साल आ गया है और लड़ाई जारी है। इसको इस तरीके से खत्म नहीं होगा। और जो आपने आंकड़े बताए वो एब्सोल्युटली करेक्ट है कि ये लोग चाहते हैं, जो लोगों में जो लड़ने वाले चाहते हैं कि लड़ाई होती रहे। ये इसलिए है कि वो रशिया को मिलके नीचा दिखाना चाहते हैं, पर इस समय टाइम बिल्कुल कम है। जो अमेरिका है कि सत्ता बदलते बदलते जितना कर सकता है वो करना चाहेगा, और वो जितना करना चाहे वो करना चाहेगा। लेकिन असल में ये तो संकेत साफ है कि ट्रंप आने वाले हैं, बहुत सारे लोगों की अपॉइंटमेंट भी हो गई है, चाहे वो खुफिया एजेंसी हो या तमाम सारी चीजें हो। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, हर बार
इस बात का जिक्र किया जाता है कि भाई अमेरिका में राष्ट्रपति का चेहरा कोई भी हो, लेकिन उसकी जो कूटनीति है, उसकी विदेश नीति है, वो कभी नहीं बदलती है, वो वहीं की वहीं पर रहती है। ट्रंप इस बात को लेकर संकेत जरूर दे रहे थे कि भाई मैं चाहता हूं कि दोनों देशों के बीच जो तनाव है वो तनाव खत्म हो जाए, लेकिन सबको पता है कि 20 तारीख को शपथ दे रहे ट्रंप। बावजूद अगर उसके उनका मंत्रालय, उनके अधिकारी, उनके डिफेंस, उनके तमाम डीप स्टेट मानने को तैयार नहीं है, तो डीके पांडे साहब इसे क्या कहें, क्या समझें? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया है, लेकिन उसको इस आयाम इसका जो है वो मुख्य ये है कि विश्व किससे प्रभावित हो रहा है और यूरोपियन कंट्रीज की हालत क्या है हमें पता है, और अमेरिका की जो है ग्रोथ रेट अभी 3% अब हुई है, जबकि वो 2.2 और 2.5 के बीच में जो है वो लड़खड़ा रही थी। तो इन सब के बावजूद भी अगर अमेरिका को होश नहीं आ रहा है और वो अपने मंसूबे जो है वो पूरे करना चाहते हैं, और सबको पता है कि 20 जनवरी के बाद ऐतिहासिक परिवर्तन होगा। अब क्या संभावना हो सकती है? युद्ध जारी रहे नहीं रहे, आंकड़े आपने बताया कि सबको लगता है और सही जो है वर्तमान परिस्थिति में जिस प्रकार से चीजें आगे बढ़ रही हैं, लगता है कि युद्ध अभी और चलेगा। आज 1032वां दिन है और उसके बावजूद भी कहीं जो है शांति की दूर दूर तक कहीं खोज खबर नहीं आ रही है। लेकिन मजबूरी की बात यह है कि राजनीतिक उथल पथल जो है बाइडेन और उनकी टीम जिस प्रकार से हैंडल कर रही है वो एक बहुत ही हतोत्साहित करने वाली है। ट्रंप अभी जब तक आते नहीं तब तक कुछ नहीं कर सकते, जरूर वो कुछ अपने कथन उनके आते रहेंगे, विचार आते रहेंगे, लेकिन उस पर क्या असर होगा बड़ा कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ उससे होता दिख नहीं रहा। अब जो है बात मुख्य सामने यह आती है कि जो अटैक अभी आज हुआ, इसमें 3 बातें सामने उभर के आई कि 700 किलोमीटर मॉस्को के ईस्ट में है कजान, और 1070 किलोमीटर जो नियरेस्ट प्लेस है यूक्रेन में, वहां से अगर लॉन्च करता है ये ड्रोन अटैक तो लगभग 1070 किलोमीटर के आसपास वो दूरी बनती है इस कजान में जहां पर ये बिल्डिंग रेजिडेंशियल अटैक किया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो देखने का है कि पहली बार जो है रेजिडेंशियल अटैक पे इतने सारे अटैक एक साथ किए गए। अभी तक तो मिलिट्री टारगेट्स पे अटैक किए जा रहे थे। हाँ, ऐसा नहीं कि जो 1000 दिनों में सिविलियन टारगेट्स को नहीं अटैक किया गया, बिल्कुल किया गया। और यूक्रेन में हमने डोनबास के इलाके में देखा कि किस प्रकार से जो है सिविलियन टारगेट्स को अटैक किया गया। लेकिन इस प्रकार से खुलेआम और जो जिस से किया गया वो बड़ा दुखदाई है। और तीसरी बात जो है कि ये अटैक जो है वो ईस्टर्न इलाके से आया, यानी कि संभावनाएं ये भी हो सकती हैं कि अंदर जो है कोई टीम है जो कि स्पॉन्सर्ड हो सकती है यूक्रेन द्वारा या नाटो कंट्रीज द्वारा, जो इस अटैक को जिन्होंने ये पूरा किया। ध्यान रहे 18 दिसंबर को केमिकल बायोलॉजिकल जो उनके मामले देखते हैं रशिया के लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किलॉव की हत्या की गई, और उसके बाद उसके प्रत्युत्तर में जो हेडक्वार्टर है यूक्रेनियन सीक्रेट सर्विस का, उसको रशिया ने अटैक किया। उसके देखिए तो एक जो क्रम बनता जा रहा है वो यही बनता जा रहा है कि एक के बाद जो है बदला लेने की कार्रवाई, जैसे कि इजराइल और मिडिल ईस्ट में हो रहा है अभी, लगभग उसी प्रकार की जो है पैरेलल जो है अप्रोच चल रही है। किसी को भी शांति की चिंता नहीं, क्योंकि हर एक के अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं और डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। दुखद बात यह है ब्रसेल्स में 18-19 को आपका कहना बिल्कुल सही है, और इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका है वो नाटो देशों की है, और क्योंकि वो लगातार यूक्रेन को चढ़ाए हुए हैं, वो उनको रसद भी दे रहा है, वो हथियार भी दे रहा है, और उनके पीछे कौन है? वो अमेरिका है, सबको पता है। दिनेश नैन साहब विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद हैं। एक उम्मीद जागी थी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहते थे वो पुतिन से भी मिले, वो बाइडेन से भी मिले, दोनों के बीच उन्होंने एक संकेत देने की कोशिश की कि बस बहुत हुआ और कोई रास्ता नहीं है। पुतिन के साथ बैठकर आंख में आंख मिलाकर उन्होंने कहा कि कोई रास्ता नहीं है, ये अनंत काल तक युद्ध आपका चलता रहेगा, अंततः आपको बातचीत ही करनी पड़ेगी। और उन्होंने कहा भी, उन्होंने संकेत भी दिए कि नहीं कर सकते बातचीत। अब सबसे बड़ी बात है कि जब कुछ लग रहा था कि घट सकता है, जब कुछ लग रहा था कि शायद अब यह युद्ध खत्म हो सकता है, ऐसे में यूक्रेन ने रशिया को चिढ़ाने का काम किया। ऐसे में यूक्रेन अगर रशिया को चिढ़ाने का काम कर रहा है, क्योंकि संकेत पुतिन ने दे दिए कि हम इसका बदला लेकर रहेंगे और चाहे कुछ भी हो जाए, तो मान लिया जाए कि अब लड़ाई और बढ़ेगी और किसी भी रूप में बढ़ सकती है। देखिए, जैसे कि बाकी प्रवक्ताओं ने भी बताया है कि अमेरिका के अंदर जब से डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है और 20 जनवरी के आसपास वो आई थिंक प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठने वाले हैं, तो डेमोक्रेट्स में खासकर जो बाइडेन हो चाहे कमला हैरिस हो, इन लोगों ने ये ठान ली है कि चाहे चीन का मसला हो या यूक्रेन का मसला हो, इतना रायता फैलाओ कि जब डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी पर बैठे
तो उसको कम से कम 5-6 महीने तो इसे सुलझाने में लग जाए। और जो जो क्लेम वो कर रहे हैं कि वो चीन के ऊपर जैसे कहा कि 60% का टैरिफ बढ़ा देंगे, तो वहीं जो बाइडेन ने चुप तरीके से कनाडा को बोला कि वो अपना $1.8 बिलियन का जो शिपिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट वो चीन को दे दे। वहीं साथ ही साथ अभी यूक्रेन के अंदर जो अमेरिकन कांग्रेस थी उसने $6 बिलियन का बजट पास किया हुआ था, जो कि जो बाइडेन की झोली में पड़ा हुआ था। क्या बात है कि पिछले 1 महीने के अंदर ही वो $6 बिलियन जो है जेलेंस्की को दे दिया गया। और ना सिर्फ ये, लॉन्ग रेंज रॉकेट्स या मिसाइल्स का जो अमेरिका ने यूक्रेन को दी हैं, उनका रशिया के ऊपर यूज जो था वो बैंड किया हुआ था। लेकिन उसकी परमिशन जेलेंस्की को क्यों दी गई कि आप रशिया के ऊपर लॉन्ग रेंज अपने हमारे जो मिसाइल्स हैं अमेरिका के, वो अटैक कर सकते हैं। यही नहीं, साथ में इंग्लैंड हो चाहे फ्रांस, शैडो मिसाइल्स हो या दूसरी मिसाइल्स हैं उनकी जो लॉन्ग रेंज की, उन्होंने भी परमिशन दिया। और जिसके एवज में ओरेस्निक नाम का जो हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि से 10 गुना तेज चलने वाला जो कीव पर मारा गया पुतिन द्वारा, वो एक तरीके से हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट हुआ, जो कि किसी भी वेस्टर्न कंट्री के ऊपर जाके अटैक कर सकता है उसकी रेंज के मुताबिक। बात यह है कि कल ही 2 दिन पहले मैं आपको बताना चाहूं तो एक बहुत बड़ी प्रेस वार्ता जो है पुतिन ने ली है। करीब 80 देशों के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जहां पे रिपोर्टर्स आए हुए थे, और उन्होंने खुलेआम उसके अंदर कहा कि देखो, अगर मुझे डोनाल्ड ट्रंप इनवाइट करते हैं शांति वार्ता के लिए, तो मैं कहीं पे भी कभी भी उनसे मिलने के लिए तैयार हूं। रही बात जेलेंस्की की, उन्होंने क्लियर किया था कल कि देखिए, जेलेंस्की के ऊपर मैं भरोसा नहीं कर सकता शांति वार्ता का, कि मैं चाहता हूं कि यूक्रेन के अंदर एक ऐसा प्रेसिडेंट हो जो इलेक्टेड हो। अगर इलेक्शन यूक्रेन में होते, चाहे जेलेंस्की क्यों ना इलेक्टेड होके आ जाए, उनके साथ में मैं इस शांति वार्ता में जाना चाहूंगा, ताकि उस सिग्नेचर की कोई मीनिंग हो। ब्रुसेल्स के अंदर अभी जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की जब गए, तो पूरे यूरोपियन देशों ने उनको एक प्रस्ताव देने की कोशिश की कि अगर आप शांति वार्ता करते हैं, क्योंकि उनको सबको पता है डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं, तो हम एक पीस कीपिंग फोर्स जैसी हर एक वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री से जो सेना है वो यूक्रेन में भेज देंगे। पर जेलेंस्की ये नहीं चाहते। जेलेंस्की चाहते हैं कि नाटो कंट्री उनको सुरक्षा दे, तो वो शांति वार्ता में जाने के लिए तैयार है। लिहाजा मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से जेलेंस्की ने अब दोबारा से जो रॉकेट ड्रोन यूज किया है, ये ये रॉकेट ड्रोन्स हैं जो कि यूक्रेन ने खुद विकसित किए हुए हैं, और इनकी काफी लॉन्ग रेंज है, क्योंकि रॉकेट ड्रोन्स हैं ये, और ये सीधे जाके स्ट्राइक करते हैं, जिससे कि अभी जो है अटैक हुआ है 3 लोकेशंस के ऊपर। और मैं समझता हूं कि ये उकसाने के लिए किया गया है, ताकि ऐसा कोई स्टेप पुतिन ले जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप जो चाह रहे हैं 20 जनवरी के बाद वो शांति वार्ता की बात खत्म हो जाए और मामला। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जब सारी चीजें पटरी पर चल रही थी, तो उसके बाद अगर आप 8 ड्रोन अटैक कर रहे हैं, वो भी रिहायशी इलाकों की इमारतों में, और संकेत ठीक वैसा ही जैसे 9/11 का, एकदम आप देखिए क्या कॉपी लगेगा। 9/11 हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जैसे अमेरिका में अटैक हुआ था 9/11 का, ठीक वैसे ही अटैक किया है, उसकी मोडस ऑपरेंडी वैसे ही अटैक की है। और आपने ठीक कहा है कि निश्चित तौर पर यह चिढ़ाने के लिए होगा। सर्वे के कुछ और सवाल हैं जो हमने लोगों से पूछे। सवाल, यूक्रेन रूस युद्ध की असली वजह क्या है? 24% लोगों ने कहा यूक्रेन की नाटो जिद है, 21% लोगों ने कहा रूस को अमेरिका का खतरा है, 48% लोगों ने कहा अमेरिका रूस सुपर पावर की होड़ में है, और 7% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। इस सर्वे का एक और सवाल, क्या मोदी और ट्रंप युद्ध रोकने के लिए पुतिन को मना पाएंगे? 64% लोगों ने कहा मना लेंगे, 34% लोगों ने कहा नहीं मना पाएंगे, 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, क्या सीरिया में रूस को मिले झटके की वजह से पुतिन कमजोर हुए हैं? 53% लोगों ने कहा हाँ कमजोर हुए हैं, 43% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है, और 4% कुछ भी कहना नहीं चाहते। बख्शी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बख्शी साहब, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि रशिया भी बहुत सारी तैयारी करके रखा है, बहुत सारी चीजों को उसने नाकाम किया है, लेकिन 8 ड्रोन रॉकेट यूक्रेन की सीमा से चलते हैं, 1300 किलोमीटर, 1200-1300 किलोमीटर वो रशिया के अंदर घुस जाते हैं, रिहायशी इमारतों को निशाना बना लेते हैं,
और रशिया उन्हें चिन्हित नहीं कर पाता, रोक नहीं पाता। इसे मैं कैसे समझूं, कैसे देखूं? मनोज साहब, सबसे पहली बात तो है, आपने 2 पॉइंट पूछे। सबसे बड़ी बात मैं ये कहता हूं कि मैंने पहले स्टार्ट में ही बोला था, ये ड्रोन वो नहीं लगते जो एक्चुअल ड्रोन हम देखते हैं। ये ड्रोन डिफरेंट है। आपको B-1 रॉकेट का पता है, जो कि जर्मनी से फायर किया जाता था। वो एक, और उसके ऊपर इंजन लगाया था। इट वॉज अ 10,000 पाउंड बॉम्ब विद इंजन फिटेड ऑन इट, और वो जाता था। इमेजिन, उस टाइम जेट इंजन लगाया था उसके, तो उसकी स्पीड बाकी फाइटर से ज्यादा होती थी। अब ये इसकी स्पीड इतनी हाई थी, अगर आप देख रहे थे, ये नॉर्मल इंटरसेप्शन में नहीं आ पाता। अगर इस स्पीड पे अगर लो लेवल कोई फ्लाई कर रहा हो तो प्रॉब्लम आती है। मैं ये नहीं कहता नहीं इंटरसेप्ट हो पाता, पर मुश्किल होती है। उसके लिए एयर डिफेंस को बहुत अलर्ट होना पड़ेगा। यहाँ पे रशिया का एयर डिफेंस फेल हुआ है, ये आप एब्सोल्युटली देख सकते हैं। इतनी दूर तक अगर आया है तो फिर इतना फेलियर ऑफ एयर डिफेंस है। ये भी हो सकता है कि उनका कोई वैगनर ग्रुप जैसे और अभी तक मौजूद है जो सत्ता पलटने का काम कर रहे हैं और अंदर से फायर कर रहे हैं, वो दूसरी बात है। पर ये वेपन सिस्टम जो है ये टोटली डिफरेंट था नॉर्मल ड्रोन से। दूसरी बात आप कर रहे हैं, भारत एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है, जिसको कहते हैं प्रोटेक्टिंग फोर्स। प्रोटेक्टिंग फोर्स वो होती है कि जब दोनों साइड एग्री कर जाए कि हम इस मीडिएटर को एक्सेप्ट करते हैं, तो उस मीडिएटर के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आती है कि वो युद्ध को आगे बढ़ने से रोके और जितने अपने फोर्सेस को लगा सकते हैं दोनों साइड में, ताकि जिससे सिमरिंग डाउन ऑफ वॉर हो, पीओडब्ल्यूज को, प्रिजनर्स को, सिविलियंस को, माइग्रेटिंग पीपल को, सबकी प्रोटेक्शन करे। वो इंडिया में कैपेबिलिटी है। और ये मैं पहले भी बोल चुका था कि इंडिया को ये एक्सेप्ट करते हैं, यूक्रेन और रशिया, और सिमिलरली मिडिल ईस्ट में भी सब एक्सेप्ट करते हैं। इस समय जो छवि है भारत की, वो इतनी तगड़ी है और इतनी एक्सेप्टेबल है कि ये एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। प्रोवाइडेड यूनाइटेड नेशंस और अदर कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन डोंट ऑब्जेक्ट टू इट। उनसे बड़ा भारी ऑब्जेक्शन आएगा, वो किसी तरीके से इसमें अड़ंगा लगाने की कोशिश करेंगे। दे डोंट वांट द वॉर टू फेल। प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो इसीलिए भारत की भूमिका तब देखी जाएगी। अब प्राइम मिनिस्टर और उनका स्टाफ कैसे सोच रहा है, क्या सोच रहा है, लेकिन क्या भारत अब भूमिका निभा पाएगा? क्योंकि भारत ने जेलेंस्की को भी समझाने की कोशिश की, भारत ने पुतिन को भी समझाने की कोशिश की, और अब जो तस्वीर दिखाई दे रही है, जो घटना हुआ है, जो हमला हुआ है, उसके बाद तो पुतिन भी कह देगा कि बस अब बहुत हुआ, अब हम देख लेंगे। मेरा पांडे साहब यही सवाल है, क्योंकि दिनेश जी ने यह बताने की कोशिश की कि ये कुछ नहीं है, ये रशिया को चिढ़ाने की कोशिश है, ये उसे भड़काने की कोशिश है, और इसमें नाटो भी है, इसमें अमेरिका भी है। लेकिन आखिर जेलेंस्की का प्लान क्या हो सकता है, पहली बात। और दूसरी बात कि अब जवाबी हमला बहुत सख्त और बड़ा पुतिन करने वाले। देखिए, निश्चित रूप से जो आपने अंतिम वाक्य कहा, मैं उसको बिल्कुल उसका समर्थन करता हूं कि जल्दी से जल्दी बहुत तगड़ा अटैक होने वाला है, क्योंकि इजराइल और रशिया की ये इमेज रही है कि जिससे भी उस पर आक्रमण किया है, घात किया है, उसको उसका प्रत्युत्तर मिला। अब जहां तक बात है, कहा कि भारत की भूमिका की, और जहां तक शांति स्थापित करने के प्रयासों की बात है, तो भारत ने हमेशा कहा है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी दो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कूटनीतिक और स्ट्रेटेजिक मामलों को हैंडल करने के लिए। उसके अलावा कोई आपका रास्ता है नहीं कि आप शांति कैसे लाएंगे, क्योंकि आप जितना अटैक करते रहे, अटैक होता रहेंगे, क्योंकि इसके कई एजेंडा है, इसमें कई नए हथियारों का प्रयोग किया जा रहा है, नई हथियारों को एडवांसमेंट किया जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हो रही हैं, वो सेकेंडरी है। महत्वपूर्ण ये है कि जो केमिस्ट्री है पुतिन, रशिया और अमेरिका, ट्रंप साहब की मैं नाम में आता हूं, ट्रंप, मोदी और पुतिन के बीच में जो केमिस्ट्री है, वो एक बहुत ही पॉजिटिव केमिस्ट्री है। उसको देखते हुए, उसके मद्देनजर ये उम्मीद की जा सकती है कि निश्चित रूप से शांति की तरफ महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए जाएंगे। सबसे बड़ा जो सस्पेंस है वो ये है कि कितने दिन, इसमें पूरे इस प्रोजेक्ट में कितने दिन लगेंगे, वो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कहानी का। तो अब वो देखना होगा, विश्व के क्या होगा। जिस प्रकार से गतिविधियां हैं, डिस्टर्ब है पूरा इस समय, वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टर्ब है इसमें, इकोनॉमिकली हम डिस्टर्ब है, हमारे
जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब है। तो इन सबको देखते हुए कोई नहीं चाहता कि युद्ध अब और चले, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो या रशिया यूक्रेन के एक्सिस पे हो रहा हो। तो शांति की तरफ कदम जरूर बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। वक्त जो है कि कब तक हो पाएगा, क्या पहले 3 महीने में या पहले 6 महीने में, उम्मीद मुझे कम लगती है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जब भारत अपना आजादी का दिवस मना रहा होगा, मतलब अगस्त के आसपास, तब बहुत ही पॉजिटिव इंपॉर्टेंट स्टेप हो चुके होंगे। निश्चित रूप से इतने गड्ढे क्रिएट किए जा रहे हैं ताकि ट्रंप की जो गाड़ी है गड्ढों में उलझी रहे, आगे उसको ट्रेवल नहीं कर पाए। वो सब जो है वो अलग मुद्दे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है कूटनीति के हिसाब से निश्चित रूप से कदम बढ़ाए जाएंगे। और कितना सक्सेसफुल हो पाते हैं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पुतिन ने भी तो इशारा किया है कि वो भी चाहते हैं कि पीस हो, और जेलेंस्की ने बोला है कि हम अब जो क्षेत्र है डोनबास के उनको दे सकते हैं, और उस पर बाकी के क्षेत्र है उसमें बातचीत कर सकते हैं कि आगे क्या होगा। जहां तक नाटो की मेंबरशिप का सवाल है, नाटो की मेंबरशिप उनको मिले नहीं मिले, नाटो के मेंबरशिप का लाभ तो वो ऑलरेडी उठा रहे हैं। अब बिल्कुल क्या सही कहा membership आपने चाहिए? कि अब वो लाभ मिले नहीं, मेंबरशिप मिले या नहीं मिले, लेकिन सारे नाटो देश उनके साथ खड़े हुए हैं, सारे नाटो देश उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हथियार दे रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात आपने कही है कि इस युद्ध में, दो देशों के युद्ध में नए नए हथियारों का चलन देखने में लगा है। जो तमाम ऐसे हथियार, इनका इनोवेशन हुआ, उनका प्रदर्शन भी इसमें हो रहा है। और बख्शी साहब ने जो कहा कि एक जो आर्म्स डीलर हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो इसमें अपना एक बहुत फायदा देख रही हैं, और नाटो की भी से जुड़ी हुई हैं, अमेरिका से भी जुड़ी हुई हैं। दिनेश जी मेरे साथ बने हुए हैं। दिनेश जी, ये बड़ी एक ऐसी बात है कि नए नए हथियारों का प्रदर्शन, कहाँ तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये तमाम देश जो युद्ध में उलझे हुए हैं, चाहे वो नाटो हो, चाहे वो अमेरिका हो, शांति का संदेश देते हैं। तमाम ऐसी तस्वीरें हैं, हज़ारों बच्चे, हज़ारों लोग मर गए हैं। अभी भी ऐसे लोग हैं जहाँ जहाँ युद्ध चल रहा है, जहाँ जहाँ युद्ध छिड़े हुए हैं, जहाँ पर बच्चे अपाहिज हो चुके हैं, खाना खाने के लिए उनके पास अन्न नहीं है, बावजूद युद्ध छिड़ रहा है और आप सपोर्ट कर रहे हैं। ये देखिए, तमाम दर्शकों को हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन्हें तस्वीरों को देखकर वो समझ सकते हैं। और जैसा कि बख्शी साहब ने कहा कि ये सामान्य ड्रोन नहीं है, देखिए ये ड्रोन है और इनके आगे इंजन लगा हुआ है, विमान का इंजन लगा हुआ है। इतनी स्पीड के साथ ड्रोन कभी नहीं चल सकते। ये मानव रहित रॉकेट ड्रोन इसे कह सकते हैं। दिनेश जी, जिस तरीके से संकेत हथियारों के दिख रहे हैं, हथियारों के प्रदर्शन दिख रहे हैं, नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, ये मुझे लगता है कि पूरी बिरादरी के लिए, पूरी विश्व बिरादरी के लिए खतरनाक हैं। क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है कि इस तरह के हथियार तमाम आतंकवादी संगठनों के पास पहुंच जाएं। वो किसी भी देश में कुछ भी कर सकते हैं। ये एक खतरनाक इनोवेशन है। डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से अलग अलग कंट्रीज अभी जो है अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह बनाने की कोशिश कर रही हैं, या कोई अपने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स को, जैसे चाइना 1000 के करीब टारगेट लेके चल रहा है 2030 तक। पैक्लो, ये जो रॉकेट ड्रोन का नाम था जिन्होंने यूज किया, इन्होंने अभी यूक्रेन ने इनका खुद का बनाया हुआ है, लगभग 700 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलता है। लेकिन अकिन टू ये एक जैसा, मतलब हाइपरसोनिक मिसाइल जैसा कह लीजिए, क्योंकि इसकी ट्रेजेक्ट्री जो है बहुत लो रहती है और लंबी रेंज पे जाता है, जिससे अटैक किया गया। और ये बनाया भी यूक्रेन ने है। बहरहाल, जहां तक सवाल है अमेरिका की जो वेपन मेकिंग इंडस्ट्री है, देखिए उनका तो जो प्रॉफिट हुआ है वो तो आश्चर्यजनक है। लेकिन साथ साथ में जो अचीव करना चाह रहे थे यूरोपियन देश और नेटो कंट्रीज रशिया के बारे में, रशिया की जो वेपन सेलिंग के जो पूरा एक बिजनेस था वेपन्स का, वो $48 बिलियन से मात्र $1 बिलियन पे आ चुका है। तो कुछ तो नुकसान रशिया को हुआ ही है। अब अगर मैं इस बात को ऐसे कवर करूं कि ये जो अटैक हुआ है ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि 4 महीने पहले, अगर आपको याद हो, तो इनकी एयरफील्ड्स के ऊपर एक झुंड पूरा यूक्रेन ने जो है ड्रोन्स का भेजा था, जो कि एयरफील्ड्स के ऊपर अटैक हुआ था। फिर जैसे बताया गया पांडे जी द्वारा कि एक स्कूटर बॉम्ब से इनके जो केमिकल बायोलॉजिकल जो मैटर को डील करते थे इनके जनरल साहब रशिया के, जिनके ऊपर यूक्रेन का क्लेम भी किया यूक्रेन ने कि हमने इनको मारा है क्योंकि इन्होंने कोई केमिकल बॉम्ब यूज किए फ्रंट लाइन के ऊपर, समथिंग लाइक दैट। इस तरह की हरकत के बाद हर जगह पे यूक्रेन ने रशिया को जो है एक तरीके से उकसाने की कोशिश की है, आज भी उकसाया गया है। परंतु मेरा मानना यह है कि हो सकता है जो ओरेक्सन जैसी, जो कि एक मिसाइल अभी हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट की थी रशिया ने कीव के ऊपर, हो सकता है दूसरा मिसाइल फिर टेस्ट कर ले। लेकिन पुतिन अभी डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी पे आने का वेट करेंगे, बिकॉज पुतिन भी अच्छी तरह से जानते हैं और नेटो कंट्रीज भी मान गई हैं। अगर आप ब्रुसेल्स की मीटिंग देखें जो अभी हाल ही में हुई है, नेटो कंट्रीज भी थक गई हैं, वो भी अब परसुएट कर रही हैं
इसको यूक्रेन को कि भाई अब तुम शांति वार्ता आपका की बात कहना पे ठीक आए। है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ट्रंप के पद संभालने से पहले जवाबी कार्रवाई, मुंहतोड़ जवाब रशिया देगा। और निश्चित तौर पर जैसे कि एक पहले हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट वो कर चुका है, हो सकता है कि किसी ऐसी ही मिसाइल का टेस्ट वो कर पाएगा। जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं ड्रोन, इसे हाइपरसोनिक ड्रोन की तरह देखें, मिसाइल तो नहीं लेकिन ड्रोन की तरह देखें। बहुत खतरनाक हथियार। और सबसे बड़ी बात है कि 1200-1300 किलोमीटर आप रशिया के इलाके में चले जाते हैं, रिहायशी इमारतों में हमला कर देते हैं और रूस को चिढ़ा देते हैं। अब इंतजार इस बात का है कि अगला जवाबी हमला रशिया कैसे करता है और कब करता है। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी मेहमानों का जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहे। आने वाले समय में संकेत बहुत खतरनाक है, क्योंकि लग रहा था कि बात बन जाएगी, लेकिन लगा कि बात